हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे और ये सोशल साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम सारी थ्योरीज ऑफ सोशल साइकोलॉजी कवर करेंगे। उसमें आपकी मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट थ्योरी आएगी, रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी आएगी, रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड सोशल कंपैरिजन थ्योरी, और बाकी जो हम कवर कर चुके हैं वो मैं इधर आपको डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारा सोशल साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम रिसर्च स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो अब हम और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना और वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर भी करना। ठीक है, अच्छी लगी तो लास्ट तक देखना। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सेकंड आ गई आपकी रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी। थर्ड आ गई आपकी रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी। फोर्थ बैलेंस थ्योरी, फ्रिट्स हाइडन ने दी है जो POX मॉडल, हम एटीट्यूड में इसको पढ़ चुके हैं। इक्विटी थ्योरी आ गई, आज कवर करेंगे। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, इसका मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। सोशल एक्सचेंज में क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने रिवॉर्ड को कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी, इस रिवॉर्ड के लिए हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी। और वो कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसे हों, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, बट आपका टाइम, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी आप कॉस्ट में क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। और इसमें हम एक मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी भी पढ़ते हैं। मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी क्या आ गई आपकी कि हमें कम से कम पे करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। ठीक है, मिनिमम पेमेंट के साथ हमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, ये क्या आपकी मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी है, जिसको सोशल एक्सचेंज थ्योरी में पढ़ते हैं। उसके बाद आ गई सोशल कंपैरिजन थ्योरी, ये दी है फेस्टिंगर ने 1954 में। और उसके बाद जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, ये भी हमने पहले पढ़ ली हुई है, ये भी किसने दी है, 1957 में दी हुई है। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद पहली थ्योरी आ गई हमारी मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अब ये जो मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी आई थी, ये कहाँ से आई थी, ग्रुप ऑफ, इन्होंने सीरीज ऑफ स्टडीज़ करी थी, उसके बाद रिलेट करके एक थ्योरी निकली थी। डेवलप्ड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ स्टडीज़ फ्रिक्वेंटली कॉल्ड मिनिमल ग्रुप स्टडीज़। ठीक है, मिनिमल ग्रुप स्टडीज़ हुई थी, उनमें से ये थ्योरी निकलती आई थी। और ये करी किसने थी ये स्टडीज़, जॉन टर्नर एंड हेनरी तेजवेल। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। सोशल जो जो हम सोशल साइकोलॉजी की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इन सब के साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी दी है वो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी सजेस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज इंडिविजुअल बिहेवियर इफ इट कैन मॉडिफाई देयर सेल्फ identity and part of their self concept that derive from the knowledge and emotional attachment through the group। ठीक है, कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी आपको ये सजेस्ट करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अगर मॉडिफाई करे, ठीक है, मॉडिफाई करेगी और क्या करेगी, उसके सेल्फ कंसेप्ट को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी, तभी सोशल, सिंपली मैं बताती हूँ, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी आपको ये सजेस्ट करती है कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर और किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके या उसका पार्ट होके जब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होता है, उसका सेल्फ कंसेप्ट चेंज होता है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी मॉडिफाई होती है, किस वजह से, जो नॉलेज उसको मिल रहा है उस ग्रुप से या जो उसकी इमोशनल अटैचमेंट है उस ग्रुप से, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। यानी कि सोशली हमें जो आइडेंटिटी मिल रही है या फिर हमारी पुरानी आइडेंटिटी मॉडिफाई हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के, उस वो क्या बोलता है, हमारा सोशल आइडेंटिटी थ्योरी यही बोलती है। दूसरी चीज़ आ गई इसमें मिनिमल ग्रुप इफेक्ट। मिनिमल ग्रुप इफेक्ट क्या होता है, वो मिनिमल कंडीशंस जिसकी वजह से हम ग्रुप बायसनेस शो करते हैं। ठीक है, जैसे रेफर टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल विल express in-group favoritism even when there is a minimal in-group affiliation, no interaction among group members, no conflict of interest and no previous hostility between the group। यानी कि अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट हैं, बेशक हम उस ग्रुप में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उस ग्रुप से हमें कोई बड़े ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, ठीक है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, अगर कोई दूसरा ग्रुप मेंबर हमारे ग्रुप को कुछ बोलेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे बायसनेस शो करेंगे, हम अपने ग्रुप को ही सुपीरियर मानेंगे। तो ये जो कंडीशन है कि बिना हम
उसमें इन्वॉल्व हुए, जो अपना ग्रुप फेवरेटिज्म शो करते हैं मिनिमल कंडीशंस पे, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमल ग्रुप इफेक्ट बोलते हैं। और ये भी किसका पार्ट है, सोशल आइडेंटिटी का पार्ट है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी का पार्ट है, क्योंकि आप उस ग्रुप से बिलोंग करते हो इसलिए आप बायसनेस शो करोगे, ठीक है। फिर आगे दोस्त सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में क्या क्या आ जाता है, सोशल कैटेगराइजेशन आता है, सोशल कंपैरिजन आता है, सोशल आइडेंटिफिकेशन आती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आते हैं, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के अंदर आते हैं। पेपर में बहुत बार पूछा है, आपको इसके साथ एक दो वर्ड और दे देंगे, फिर ग्रुप आपको सेलेक्ट करने के लिए देते हैं, तो पता होना चाहिए कैटेगराइजेशन, कंपैरिजन और आइडेंटिफिकेशन किस में आती है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में आती है। और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या करती है, हमारे नॉर्म्स को, एटीट्यूड को और बिहेवियर को शेप करती है। ये इसकी पॉजिटिव आ गई। नेगेटिव ये आ गया एक हिसाब का कि जो भी हम स्टीरियोटाइप डेवलप करते हैं, प्रिजुडाइज शो करते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, डिस्क्रिमिनेशन शो करते हैं आउट ग्रुप की तरफ, ये भी कहीं ना कहीं हमें ग्रुप के पार्ट होने की वजह से हम दूसरों की तरफ ये चीज़ें शो करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हो रहा है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि जो कन्फ्लिक्ट हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। वो किस पे बेस है, हमें जो इरेशनल नीड है कि हमारी आइडेंटिटी बिल्ड हो, उसकी वजह से क्या है, कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, इस वजह से क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं। अब मैं आगे जाके आपको ये बताऊंगी कि कौन सी थ्योरी इस थ्योरी को अपोज कर रही है, ठीक है। सेकंड थ्योरी आ गई हमारी रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी। ये क्या सजेस्ट करती है, सजेस्ट दैट पीपल हु फील दैट who feel they are being deprived of something considered essential in their society, example money, rights, political voice, status, will organize or join social movement dedicated to obtaining the things of which they feel deprived, ठीक है। देखो रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी आपको ये सजेस्ट करती है, जो लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और उनको लग रहा है इस सोसाइटी में रहने के बावजूद भी हमें कुछ राइट्स नहीं मिल रहे, मनी नहीं मिल रही, पॉलिटिकल वॉइस नहीं है हमारे पास, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारा कोई स्टेटस नहीं है, जबकि हमारे जैसे जो बाकी लोग इस सोसाइटी में रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो अपनी बातें रखते हैं कि बाकियों को ये सब मिल रहा है बट हमें नहीं मिल रहा है, और उस चीज़ के रिलेटेड वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ को क्या करने के लिए, अटेन करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल यूएस सिविल राइट मूवमेंट हुए थे 1990s में, which was rooted in black American struggle to gain social and legal equality with white American। कि पहले क्या था कि जो सिर्फ वाइट अमेरिकन्स थे उनको सारे लीगल राइट्स थे, उनको सारी सोशल फैसिलिटीज़ मिलती थी, बट जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उनको नहीं मिलती थी। जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि वाइट अमेरिकन्स को सब मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा, हम सेम सोसाइटी में रहते हैं, हम सेम इंडिविजुअल हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, फिर भी हमें ये राइट्स नहीं मिल रहे, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी वॉइस उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ सोशल मूवमेंट करना चाहिए, ताकि हमें ये सारी चीज़ें मिलें, हमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो फिर ब्लैक अमेरिकन्स ने क्या किया, सोशल मूवमेंट करी और सब ने इकट्ठा होके बड़ी स्ट्रगल की, जिसकी वजह से उनको आज वो सारे राइट्स मिले हैं। तो ठीक है, रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी होती में यही पढ़ते हैं हम कि जिनको लगता है कि हम किसी चीज़ से डिप्राइव्ड है, वंचित है, हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, बाकियों को मिल रही है और हमारा पूरा राइट है वो चीज़ लेने का, तो वो चीज़ अटेन करते हैं हम, ठीक है। जैसे सेम सेक्स मैरिज मूवमेंट चल रही है इस टाइम, कहीं जगह पे सेम जेंडर की मैरिज को अप्रूवल मिल रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो क्या वो पॉइंट्स रख रहे होंगे कि उनको मिल रहा है, आपको ये चीज़ डिबेट जाके देखनी चाहिए। लेटेस्ट इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है और बहुत सारे डिबेट्स भी चल रही हैं, ठीक है। अब आ गया, हैज़ बीन साइटेड एज ए फैक्टर डिप्राइव्ड इंसिडेंट ऑफ सोशल। और अगर ये चीज़ें सोशल डिप्रिवेशन थ्योरी में ये भी बताया कि कुछ फैक्टर हैं, अगर कोई डिप्राइव रह जाता है तो फिर ये चीज़ें आती हैं, जैसे रूटिंग, लूटिंग, टेररिज्म, सिविल वॉर्स। ये किस वजह से होते हैं, डिप्रिवेशन की वजह से होते हैं कि कुछ ग्रुप होता है, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जिनको लगता है हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, और फिर भी अगर गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही है तो फिर वो ये सारे काम करते हैं, ठीक है। फिर आ गया वॉल्टर यूसीमैन, इन्होंने 4 कंडीशंस दी थी जो रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं सीक्वेंस ये, ठीक है। 4 कंडीशंस दी हैं इन्होंने। ए पर्सन डज नॉट हैव, कि कब एक इंडिविजुअल को लगेगा हमें मूवमेंट करनी चाहिए, सिविल सोशल मूवमेंट करनी चाहिए कि हमें हमारे राइट्स मिले। सबसे पहला स्टेप क्या है, ए पर्सन डज नॉट हैव समथिंग। एक इंडिविजुअल मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा, बट फिर भी उनमें से सबसे पहले एक को फील होगा, ए पर्सन डज नॉट हैव समथिंग,
ठीक है। दूसरा, दैट पर्सन नो अदर पीपल हु हैव द थिंग। अब एक इंडिविजुअल है, उसको पता है मेरे पास ये, अब जैसे मैं हॉस्टल में हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास क्या है, मेरे को वाईफाई की कमी हो रही है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि बाकी लोगों को वाईफाई मिल रहा है, सिर्फ मुझे वाईफाई नहीं मिल रहा है। दैट पर्सन वांट दैट थिंग, तो मुझे भी वाईफाई चाहिए। द पर्सन बिलीव दे हैव रीजनेबल चांस टू ऑफ गेटिंग द थिंग। अब मेरे पास रीजनेबल चांस होने चाहिए कि मैं उस चीज़ के लिए बोलूँ कि मुझे भी वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल करो, मैं भी उतना ही पैसा आपको पे कर रही हूँ, मैं सेम हॉस्टल फीस आपको दे रही हूँ, मैं इक्वल रूल्स फॉलो कर रही हूँ, तो जो कंडीशंस, जो फैसिलिटीज़ बाकी बच्चों को मिल रही हैं वो मुझे भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, जो क्या किसने दी थी, वॉल्टर यूसीमैन ने दी थी। कभी कभी नाम पूछते हैं, कभी कभी आपको इसको स्टेजेस में अरेंज करने के लिए बोल देते हैं, सीक्वेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। किसको बोलते हैं, बहुत बार पेपर में पूछ रहे हैं ये। इज़ ए पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन दैट अकर व्हेन इनकम फॉल बिलो ए लेवल एडिक्वेट टू मेंटेन फूड एंड शेल्टर, ठीक है। एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन या एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जब आप मतलब अपना डे टू डे खर्चा नहीं उठा पाते, या फिर फूड और शेल्टर भी आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, आप नहीं खुद के लिए मतलब वो चीज़ कमा पा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन स्टीरियोटाइप, ये मैंने आपको सब बताया हुआ है किसमें, जब मैंने आपको वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या करवाए थे, टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक करवाए थे। बट ये वाली जो अभी हम सीरीज स्टार्ट करी हुई है, इसमें जब मैं कॉग्निशन पढ़ाऊंगी तब रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, वो सारे टाइप्स दोबारा से कवर करवाऊंगी, क्योंकि जो पहले की थ्योरीज है उनमें वीडियो थोड़ी हिली हुई है और इसमें आपको पीडीएफ और नोट्स क्लियर मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये दोबारा से बना रही हूँ। अब आगे रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी ये किसने दी है, मुजफ्फर शरीफ ने दी है, और ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसको हम RGCT करके भी कभी कभी आपको पूछ लेंगे। RGCT क्या है, रियलिस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी। The theory is realistic theory because it proposes that conflict between group is not based on something irrational but an actual need for resources। अब देखो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ग्रुप के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, यहाँ से सोसाइटी में जो भी ग्रुप में, ये ग्रुप की है पर्टिकुलर, कि जो भी ग्रुप में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, हमारे इरेशनल बिलीफ की वजह से नहीं हो रहे, बट एक्चुअल जो हमारी कोई इरेशनल चीज़ की वजह से नहीं हो रहे। जैसे इरेशनल चीज़ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें आइडेंटिटी चाहिए, उस वजह से हम लड़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। बट इनके अकॉर्डिंग जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, हमें रिसोर्सेज की कमी है, कम रिसोर्सेज की वजह से क्या हो रहा है, दो ग्रुप्स के बीच में क्या हो रही है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। रिजेक्ट आइडिया दैट ग्रुप, अब इन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि जो ग्रुप हैं वो शेयर कर सकते हैं कुछ चीज़ और कॉपरेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अंडरलाइन रॉबर्ट्स केव स्टडी है जो ईगल और रैटल की एक स्टडी है, ये आपको पढ़नी होगी, एक्सपेरिमेंट है, ये आप खुद से पढ़ोगे। और अपोज इन्होंने किसको अपोज किया था, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को, क्योंकि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी आपकी क्या बोल रही थी कि जो कन्फ्लिक्ट आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, आइडेंटिटी की वजह से आते हैं, हमें आइडेंटिटी की नीड होती है तो उस वजह से कन्फ्लिक्ट आता है। बट जो सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो बोल रही है कि जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी की वजह से आ रहे हैं। वैन एवर देयर आर 2 or more ग्रुप दे आर सीकिंग द सेम limited resources that will lead to conflict, negative stereotype belief and discrimination between the group। इनके अकॉर्डिंग जब भी कोई दो ग्रुप एक साथ आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से क्या होता है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आता है। जैसे एक प्राइज़ है, दो ग्रुप हैं, या फिर फैसिलिटीज़ की वजह से आता है। ये जब आप ईगल और रैटल वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। अब ये जो कन्फ्लिक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव स्टीरियोटाइप है, इसको हम किस चीज़ से रिड्यूस कर सकते हैं, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे क्या होगा, वेयर 2 or more ग्रुप आर सीकिंग टू obtain सम सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। जहाँ पे हम सुपर ऑर्डिनेट्स गोल की बात कर रहे हैं। सुपर ऑर्डिनेट गोल क्या हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रुप में कन्फ्लिक्ट कम होते हैं। ये होते हैं म्यूचुअली डिज़ायरेबल गोल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट द पार्टिसिपेशन और 2 or more ग्रुप। ये ऐसे गोल हैं जो कि सिंगल ग्रुप अटेन नहीं कर सकता है, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, कॉपरेशन शो करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, वो गोल्स
अटेन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, और उन गोल्स को हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स भी बोलते हैं। अब देखो, गोल्स के आगे एक शेयर्ड गोल होते हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल होते हैं। जो शेयर्ड गोल हैं वो क्या हैं, इंटरपर्सनल कोऑपरेशन चाहिए, उसमें ग्रुप फॉर्म करते हैं, फिर सॉलिडिफिकेशन होती है ग्रुप की, सॉलिडिटरी जो लिखा है ये वही होता है कि कॉमन गोल, इंटरेस्ट कॉमन होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होनी चाहिए, उससे क्या होगा, इंटर ग्रुप कोऑपरेशन होगी, और लास्ट में क्या होगा, इंटर ग्रुप हार्मनी हो जाएगी। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, इंटरपर्सनल कंपटीशन आता है, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट रिड्यूस ग्रुप सॉलिड एंड ग्रुप कोलैप्स करता है, और इंटर ग्रुप कंपटीशन हो जाएगा और इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अगर आप टीचर हो, एज ए टीचर आपका काम क्लास में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ऐसे काम करने के लिए देने हैं बच्चों को जिससे क्या होगा कि उनमें क्या हो, कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो और उनकी कॉपरेशन बढ़े। ठीक है, वो कोऑपरेटिव बने, कोऑपरेटिव स्किल्स उनमें डेवलप हो, ताकि आगे जाके भी उनके दिमाग में भी कन्फ्लिक्ट ना रहे और कहीं जाके वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट भी ना करें। ठीक है। फिर आ गया ज़ीरो सम फेट, idea that if one side gain, someone else has to lose. Sometimes this might be true but not always. ठीक है। एक ज़ीरो सम फेट हम किसको बोलते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक साइड जीत रही है तो दूसरी को हारना भी होगा, तो इतना ईगो हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, उसको एज ए गेम लेके चलो, आपकी अगर एक हार रहा है तो दूसरा जीत रहा है, अगर एक जीत रहा है तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा, दोनों नहीं जीत सकते। ठीक है। अब थर्ड चीज़ के आगे तीन टाइप के कन्फ्लिक्ट होते हैं, टास्क, रिलेशनशिप एंड वैल्यू। ठीक है, तीन टाइप के कन्फ्लिक्ट है। फोर्थ थ्योरी आ गई आपकी सोशल कंपैरिजन थ्योरी, ये दिया है लियोन फिस्टिंगर ने, और सोशल कंपैरिजन मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी, शॉर्ट में बता देती हूँ। सोशल कंपैरिजन नहीं बताई है मैंने, ठीक है, इधर ही बताती हूँ फिर। ठीक है। सेंटर ऑन द बिलीव दैट देयर इज़ ए ड्राइव विद इन इंडिविजुअल टू गेन एक्यूरेट सेल्फ इवेल्यूएशन। ये किस चीज़ पे ड्राइव हुई है कि इंडिविजुअल के अंदर एक ड्राइव होती है, वो चाहता है कि उसको एक्यूरेट सेल्फ इवेल्यूएशन मिले, खुद को भी वो सही इवेल्यूएट करे, कोई तो उसको सही इवैल्यू, अगर मैं कोई काम करूँ मैं तो चाहूँगी ना मुझे कोई सही इवैल्यूएट करे कि हाँ इसने अच्छा किया, बट जब मैं काम करूँगी मुझे खुद में भी होगा कि मैं खुद को भी अच्छे से इवैल्यूएट करूँ कि हाँ मैं सही काम कर रही हूँ। ठीक है। हाउ इंडिविजुअल इवैल्यूएट देयर ओन ओपिनियन abilities by comparing themselves to other in order to reduce uncertainty in their domain and learn how to define the self। जैसे कि खुद को सही इवैल्यूएट करना, अगर हमारे कम नंबर भी आ रहे हैं बट फिर भी हमें खुद को सही इवैल्यूएट करना चाहिए, खुद को पॉजिटिव रिवॉर्ड देने चाहिए। जैसे कि अगर मेरे क्लास में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा वैसा होना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा किया, मेरे को खुद को ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए। बट अगर मेरे नंबर गलत, थोड़े सही भी नहीं आ रहे, दूसरों से कम आ रहे हैं, तो भी क्या होना चाहिए, मुझे खुद को सही बोलना चाहिए कि एटलीस्ट मैंने मेहनत की, बेशक मेरे उससे कम है बट जितनी मैंने मेहनत की है मुझे उतना रिवॉर्ड उसका मिल गया। ठीक है। टू इवेल्यूएट देयर ओन एटीट्यूड एबिलिटीज़ बिलीफ इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, तो खुद को अच्छा जो हम क्या करते हैं इवेल्यूएट करते हैं, वो चीज़ आ गई इसमें। टाइप ऑफ सोशल कंपैरिजन अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है। अपवर्ड कब होती है, जब हम दूसरों को खुद से ऊपर रखते हैं। डाउनवर्ड कब होती है, हम जब खुद को दूसरों से ऊपर रखते हैं। ठीक है। तो ये क्या था आपका सोशल कंपैरिजन थ्योरी थी, और इसमें वो है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, बहुत बार पेपर में पूछते हैं। तो क्या आ गया, अगर आपको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है ग्रुप्स के बीच में, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो सबऑर्डिनेट सुपर ऑर्डिनेट गोल्स को। आप क्या करो, ये सुपर ऑर्डिनेट गोल्स हैं और सबऑर्डिनेट गोल्स कुछ और होते हैं। ठीक है, सुपर ऑर्डिनेट गोल हैं ये। फिर अल्टरिंग उनकी परसेप्शन को थोड़ा अल्टर करो, इंक्रीज़ करो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट को, रीड्रॉ करो जो बाउंड्रीज आपने ड्रॉ की हैं पहले से, नेगोशिएशन दोनों एक चीज़ पे हाँ करें, स्ट्रक्चरल सोल्यूशन लेके आएँ, और एक दूसरे के ग्रुप्स के नॉर्म को रिस्पेक्ट करें सबसे पहले, तभी क्या होगा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्या होगा कन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है। जैसे कि नहीं, रिलीजन पे मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगी, पता लगे यहाँ पे ही कुछ हो गया। ठीक है। अब आगे देखो, आगे मैंने दिए हैं इंजेक्टिव नॉर्म्स और डिस्क्रिप्टिव नॉर्म। इंजेक्टिव नॉर्म्स को ही आप क्या बोलते हो, सोशल नॉर्म, और प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स। ये पढ़ लेना, पेपर में बहुत बार पूछते हैं, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें कहीं ना कहीं पेज पे लिखी होती हैं और मैं उनको हटाती नहीं हूँ फिर। वैसे अब ये ऊपर लिखा मैंने सुपर ऑर्डिनेट गोल। सुपर ऑर्डिनेट गोल क्या है, इज़ अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ब्रिंगिंग conflicting set of people together, setting a common goal that make them forget their difference and work toward attaining something that will benefit everyone। ठीक है।
ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसके साथ हमारी सोशल साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई है। और ये कितने पेजेस की पीडीएफ है आपकी? 38 पेजेस में आपका, 38 नहीं 41 पेजेस में आपकी पूरी सोशल साइकोलॉजी कंप्लीट हुई है। और कितने लेक्चर्स में, 10 या 12 लेक्चर में हमने इसको पूरा कंप्लीट किया। अब आप एक से लेके पूरी सीरीज़ देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यू कोर्स की, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। 2 यूनिट हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, सोशल साइकोलॉजी और यूनिट 1 इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।